हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो एलआर सर्किट मतलब है ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर भी रहेगा और रेसिस्टर भी रहेगा। अगर आपको पिछली बात करंट इलेक्ट्रिसिटी का याद है तो वहाँ पे पढ़े थे हम लोग सीआर सर्किट या आरसी सर्किट, और उसके बाद हम लोग देख लेंगे एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। जिस तरह से कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसी तरह से इंडक्टर के अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है। तो हम लोग देखते हैं सर्किट एलआर सर्किट के अंदर जो है सो अगर कुछ कंडीशन लेंगे, टी इक्वल टू एक बार जीरो लेंगे और टी इक्वल टू एक इन्फिनिटी लेंगे और एक इंटरमीडिएट टाइम लेंगे। तो आप लोग हेडिंग यही दीजिएगा, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट। तो पहले हम लोग देखेंगे ग्रोथ ऑफ करंट किस तरह से होता है। तो पहला जो टॉपिक हेडिंग रहेगा तो हम लोग देखने वाले हैं ग्रोथ ऑफ करंट। तो पहले एलआर सर्किट हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो एल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इस तरह से देते हैं और रेसिस्टर को जानते ही हैं कि कांटा बना देते हैं। चलिए, ये रेसिस्टर रहा और यहाँ से हम एक इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं ताकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग इसे ओपन या क्लोज कर सकें। स्विच 1 को एस नाम दे देते हैं और बैटरी का अगर ईएमएफ को हम लोग इस तरह से घुमा करके ई लिखते हैं, इसको ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एल है, रेसिस्टेंस जो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है वो आर है। तो जब हम इस स्विच को t इक्वल टू 0 पे क्लोज किए, जैसे मान लीजिए कि t इक्वल टू 0 टाइम हुआ है, इसको हम क्लोज कर दिए। तो यहाँ पे लिखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या हुआ होगा कि स्विच क्लोज t इक्वल टू 0। जब t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज करेंगे तो इंडक्टर अपने से होकर के करंट तो शुरू में जाने नहीं देगा। तो t इक्वल टू 0 पे करंट तो वैसे भी 0 ही रहने वाला है। तो करंट जो आ जाएगा t इक्वल टू 0 पे वो करंट 0 ही रहेगा। ऐसा एज्यूम कीजिए कि अगर इस सर्किट के अंदर इंडक्टर नहीं होता, तो सीधा एक रेसिस्टर था और ये ईएमएफ है, तो जितना भी करंट मैक्सिमम होना चाहिए था वो इंस्टेंटली मैक्सिमम हो जाता। अगर इंडक्टर को हम हटा दें, अगर यहाँ पे कोई इंडक्टर नहीं होते तो करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर तुरंत पहुँच जाता, मतलब उसमें कोई भी टाइम नहीं लगता। जैसे हम स्विच को ऑन करते अपने मैक्सिमम वैल्यू तक करंट पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पे इंडक्टर क्या है कि इंडक्टर का काम ही है कि कोई भी चीज़ अगर जिसके वजह से ये प्रोड्यूस है उसका अपोज करना। यहाँ पे करंट को अगर हम t इक्वल टू 0 पे स्विच किए तो शुरुआत में करंट धीरे धीरे ग्रो करेगा, जैसे ही ग्रो करने लगा तो ये उस समय अपोज करेगा। कि इंडक्टर का काम ही होता है कि ग्रोइंग करंट को अपोज करना। और जो डाई करंट होता है, जब करंट ख़त्म होने लगेगा तो उसको ख़त्म भी नहीं होने देगा, और जब करंट बढ़ रहा है तब भी उसको अपोज करेगा। तो अगर यहाँ पे इंडक्टर नहीं होता तो सीधा रेसिस्टर और ईएमएफ रहती तो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाता। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस सिचुएशन में इफ़ there was no inductor present, then current reach its maximum value instantly, its मैक्सिमम वैल्यू इंस्टेंटली। जैसे स्विच को क्लोज करते अपने इंस्टेंट पे जो है ये मैक्सिमम वैल्यू तो पहुंच जाता। तो मैक्सिमम करंट जो होता है उस समय I इक्वल टू हम लोग इसको I नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। और I नोट निकालने के लिए आप जान सकते हैं कि इस इंडक्टर को रिमूव कर दीजिए तो बचा क्या, एक EMF है और एक रेसिस्टर है। तो यहाँ से जो आ जाएगा मैक्सिमम करंट वो ये होता अगर इसके अंदर इंडक्टर नहीं होता। तो अब इंडक्टर आने की वजह से इसके अंदर होगा क्या कि इंडक्टर इस ग्रोइंग करंट को अपोज करेगा। तो अपोज करेगा
तो जो जिस रेट से इसको बढ़ना चाहिए, यानी कि तुरंत जो ये मैक्सिमम तक पहुंच गया था, अब इसको मैक्सिमम तक पहुंचने नहीं देगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं बट हेयर इंडक्टर present so it opposes current to grow। जब ये ग्रो करने लगेगा तो इसको अपोज करना स्टार्ट कर देगा। सो it will take some time to reach maximum। अब मैक्सिमम तक पहुंचने में से कुछ टाइम लगेगा। तो अब ये टाइम जो बढ़ चुका है, ये इसी टाइम को देखना है, यानी कि ये इंडक्टर के वजह से जो कुछ टाइम लग रहा है, उस टाइम के अकॉर्डिंग ये करंट किस तरह से ग्रो कर रहा है उसको देखना है। तो जनरली हम लोग सिचुएशन यहाँ पे बनाते हैं कि जनरली अगर देखते हैं, अगर फर्स्ट केस में लिखेंगे, अगर t इक्वल टू 0 था तो करंट 0 है। करंट अगर 0 है तो ये इंडक्टर से होकर के कोई भी करंट नहीं पास करेगा। तो इसको कह सकते हैं नो करंट थ्रू इंडक्टर, नो करंट थ्रू इंडक्टर। इसको इनिशियल स्टेट भी कह सकते हैं हम लोग, ये इनिशियल स्टेट है। अब इस इनिशियल स्टेट का सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो बहुत सिंपल ये है कि इंडक्टर से होकर कोई करंट पास नहीं हो रही है, तो हम यहाँ से इंडक्टर को सर्किट ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ से इसका सर्किट डायग्राम देख लेंगे t इक्वल टू 0 पे, तो जहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ वहाँ पे सर्किट को खोल देंगे। और ये रेसिस्टर है, रेसिस्टर तो रहेगा ही। स्विच को क्लोज करने की बात किया तो स्विच को भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि स्विच अब क्लोज हो चुका है। तो जैसे t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हुआ है, ये t इक्वल टू 0 का है, t इक्वल टू 0 पे I इक्वल टू 0 है। तो इंडक्टर से होकर कोई भी करंट पास नहीं कर रही है, तो यहाँ पे हम इसे ओपन सर्किट कर सकते हैं। ये रहा EMF। अब देखते हैं सेकेंड सिचुएशन लेते हैं, जब t इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम। यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 1 से 2 सेकंड के अंदर ही ये करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाएगा। तो जब 1 या 2 सेकंड बीत जाएगा तो हम टाइम को इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम कर सकते हैं एट t टेंस टू इन्फिनिटी। लिखना तरीका है कि जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इसको कहते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट। तो चलिए इसको ऊपर ही लिख देते हैं स्टेडी स्टेट। ये इनिशियल स्टेट हो चुका है जब t इक्वल टू 0 है, और t इक्वल टू इनफाइनाइट है, उसको हम लोग स्टेडी स्टेट कहेंगे। और जब t इक्वल टू कुछ टाइम t रहेगा जो 0 और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि सारा करंट जो है सो पास हो जाएगा, यहाँ पे करंट जो है सो मैक्सिमम हो जाएगा, I इक्वल टू I नॉट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप करंट सारा पास हो चुका है तो ये I नॉट कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो अब ये कॉन्स्टेंट है। इंडक्टर का काम तो तभी तक होता है कि जब करंट चेंज कर रहा हो। अगर करंट जब चेंज करना बंद कर दिया, करंट कांस्टेंट हो चुका है, तो अब इंडक्टर के थ्रू कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा, और EMF इंड्यूस नहीं होगा तो ये अपोज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं नाउ, कब? जब करंट मैक्सिमम तक पहुँच चुका है और कांस्टेंट हो चुका है। नाउ इंडक्टर प्ले नो रोल इन सर्किट। अब इस सर्किट के अंदर कोई काम इंडक्टर का नहीं रहा है, तो हम इसको हटा करके सिंपल कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम देखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये रेसिस्टर रहा, और यहाँ से हम लोग EMF लगाए हैं, एक बैटरी, ये E है, और ये कलर चेंज कर देते हैं, ये R है।
तो मैक्सिमम करंट जो इससे फॉलो होगी वो आई नोट होगा, और आई नोट का वैल्यू आप जानते हैं E/R। जब मैक्सिमम करंट इससे पास हो जाएगा, जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो इंडक्टर यूजलेस हो जाएगा, इंडक्टर का कुछ काम नहीं रहेगा। जब करंट चेंज कर रहा है तभी तक इसका दादागिरी चल रहा है। समझिए कि जैसे ही करंट चेंज करना स्टार्ट किया, मतलब शुरू में तो इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इससे कुछ करंट पास होने नहीं दिया है, तो इनिशियल स्टेट में सर्किट को ब्रेक कर दिया। ये सर्किट को इनिशियल स्टेट में यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। सर्किट जो है ब्रेक है, सर्किट ब्रेक है, तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रही है, या कोई करंट पास नहीं हो रही है, तो हम समझ लीजिए सर्किट ब्रेक है। तो शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा अपोज करता है, धीरे धीरे जिससे करंट पास होने लगता है। लेकिन जब एक ऐसा टाइम आता है यानी कि t=∞ पे कि करंट मैक्सिमम तक पहुँच जाता है, जब मैक्सिमम से पहुँच गया है तो वहाँ पे करंट कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट करंट है तो इनका कोई काम नहीं है, तो इसको हटा करके हम लोग सिंपल वायर कनेक्ट कर दिया है। तो ये तो दो स्टेट हो गया, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, मतलब जिसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। लेकिन अब हम लोग को देखना है बीच का स्टेट जहाँ पे करंट ग्रो कर रहा है। तो पहले इसको लिखिए आप लोग। तो हम लोग अब बीच का स्टेट देखते हैं, तो समझ लीजिए कुछ टाइम बीत चुका है, तो वहाँ पे लिखते हैं आफ्टर सम टाइम एट t=t। यहाँ पे t जो है वो इन्फिनिटी और 0 के बीच में, वेयर t, ये t जो होगा 0 से ग्रेटर होगा और इन्फिनिटी से स्मॉलर होगा, कि बीच का टाइम ले रहे हैं। इस सिचुएशन में अगर करंट को देखिएगा तो करंट जो है सो वो I=I ही है, और I भी अगर देखा जाए तो 0 और I0 के बीच का करंट होगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि ये I0 जो मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट भी नहीं होगा, क्योंकि जनरली ये बीच में जो I वेरी कर रहा है उसी करंट को देखना है। इस स्टेट को जो है सो जब t=t है तो इसको आप ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं, इसे चाहे तो ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं। एक हो चुका इनिशियल स्टेट, एक हुआ स्टेडी स्टेट फाइनल, और बीच का स्टेट है ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट में हम लोग स्विच को क्लोज कर दिए हैं, तो यहाँ पे इंडक्टर दिखाते हैं और ये रेसिस्टर है। ये बैटरी का EMF, स्विच को आप हटा दी, क्योंकि स्विच क्लोज हो चुका है तो उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बैटरी का EMF को हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये करंट इसके अंदर ग्रो कर रहा है, ये करंट जो है ग्रोइंग करंट है, ये ग्रोइंग करंट है। चलिए I ग्रोइंग कर रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है ये। तो अब ये जब I ग्रो करेगा तो इंडक्टर का काम क्या है, इंडक्टर ग्रोइंग करंट को अपोज करता है और डाइंग करंट को सपोर्ट करता है। तो ये इनके अंदर एक अपोज डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आ जाएगा, इस डायरेक्शन में एक इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा। मान के चलिए इंड्यूस I आ चुका, जिसको हम लोग I से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से एक इंड्यूस करंट आ चुका है। अब करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इनके वजह से जो एक EMF हम मानते हैं, उस EMF का भी डायरेक्शन तो कुछ इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, जिसका हायर टर्मिनल इस तरफ होगा करंट डायरेक्शन में और लोअर टर्मिनल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ से देख लिए कि करंट आ चुका है। तो अब हम लोग इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, जैसे कि आप इसका EMF तो आपको पता ही होगा कि जब कोई इंडक्टर के अंदर कोई करंट चेंज कर रही है तो उसका EMF जो होता है -L/dI/dt होता है। तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड को लेते हैं तो यहाँ से मोड लगा देंगे। तो मोड लगाने के बाद जो है सो हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और डायरेक्शन तो टर्मिनल हम पता कर चुके हैं कि हायर टर्मिनल जो है इस तरफ है, और dI/dt देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, इसलिए कि करंट ग्रो कर रहा है तो टाइम के साथ ये इंक्रीज कर रहा है। जब डीके ऑफ करंट पढ़ेंगे तो उस सिचुएशन में ये dI/dt जो होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे dI/dt पॉजिटिव है। तो E का वैल्यू अगर हम चाहेंगे तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, E=L/dI/dt, इसलिए कि आपको पता चल चुका होगा dI/dt
पॉजिटिव है। हम सिर्फ ईएमएफ का वैल्यू देंगे क्योंकि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही डेल्टा वी के बराबर होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये इंडक्टर के क्रॉस। तो अब इस इंडक्टर के अंदर हम ये सर्किट के अंदर किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। चलिए तो यहाँ से बोल सकते हैं अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का दो रूल था, एक लूप रूल था और एक जंक्शन रूल था। तो यहाँ पे हम लोग लूप रूल लगाने वाले हैं, इसको केवीएल कहते हैं। केवीएल करंट वोल्टेज लॉ। इसके अकॉर्डिंग जो होता है जनरली क्लोज सर्किट का ईएमएफ का सम जो होता है वो 0 होता है। ये पढ़ चुके हैं। एक बात और है कि अगर पाथ का डायरेक्शन इस तरफ है, अगर पाथ ऐसे है, पाथ इस तरफ है और बैटरी का ईएमएफ ये हायर टर्मिनल ये एच इसको कहते हैं, लोअर ये है, तो जब पाथ के एलोंग जब चलते हैं तो अगर हाई से लो की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो नेगेटिव आती है। ये बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस जब चलते हैं तो हायर से लोअर की तरफ पाथ है तो हाई से लो चाहते हैं तो नेगेटिव कंसिडर करते हैं। और रेसिस्टर के अंदर भी जब देखते हैं जब भी हाई से लो जाएंगे करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। तो ये आर है तो ये हायर टर्मिनल हो जाएगा, हायर और ये लोअर। पता चल रहा होगा कि करंट का जो डायरेक्शन होता है फ्लो का वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है। तो करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं कि हाई से लो जा रहा, तो यहाँ पे डेल्टा वी अगर आपको दिख रहा है, करंट डायरेक्शन में चलते हैं तो जनरली आप पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होता है, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा तो कितना ड्रॉप करेगा तो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस जो आएगा उसको कर देंगे। तो यहाँ से अब हम लोग निकालने वाले हैं कि एक पाथ कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक क्लॉकवाइज पाथ ले लेते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज पाथ ले लिया, ऐसे घूम रहे हैं। तो करंट ये घूमते घूमते मान के चलिए कुछ यहाँ तक आ चुका है। अब करंट आ चुका तो इसके कोडेस देख रहे हैं तो ये लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारा पाथ का डायरेक्शन यहाँ पर देखेंगे तो लो से हाई की तरफ है, लेकिन जब हाई से लो की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो ई हो जाएगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा। उसके बाद आइए यहाँ पे तो इस तरफ देखेंगे पाथ का डायरेक्शन इस तरफ है, ये ऐसे है। तो बैटरी का टर्मिनल का पॉजिटिव टर्मिनल देखिए हायर से लो की तरफ जा रहा है, हायर से लोअर तरफ है तो डेल्टा भी नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे तो यहाँ से माइनस में, क्योंकि यहाँ पे देख चुके हैं कि ई का वैल्यू जो डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस है यही है एल डी आई बाई डी टी। इसको माइनस में एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं। अब रेसिस्टर के अंदर देखेंगे तो करंट कुछ ऐसे फॉलो हो रही है, तो हाई से लो की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये भी माइनस में आई आर आ जाएगा। और ये लूप क्लोज हो चुका, देखिए यहाँ से स्टार्ट किए फिर ऐसे आ चुका है। तो क्लोज सर्किट के अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 0 होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, इस तरह से करेंगे ताकि ये इसको अरेंज कर सके और इंटीग्रेट कर दें। तो चलिए इसको इस तरह बढ़ाने दीजिए और इन दोनों को उस तरफ भेज देते हैं। तो चलिए पहले इसको इसी को उस तरफ भेज देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा ई माइनस आई आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, दिख रहा होगा। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, अभी इंटीग्रेट लेंगे, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं उसके बाद। तो देखिए यहाँ से हम कर क्या रहे हैं कि ये ई माइनस आई आर है और यहाँ पे डी आई है, तो सेम फंक्शन को एक साथ रख के इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको इसमें डिवाइड कर रहा है, इसको साथ साथ इधर भी ला रहे हैं, तो दोनों साथ दिखाई देखो, एक तो इसको इसमें डिवाइड भी कर रहे हैं और इनको इस तरफ देखिए ऐसे x इक्वल टू वाई है तो इसको हम y इक्वल टू एक्स भी लिखे, क्या फ़र्क पड़ने वाला, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसी तरह से हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं ताकि हमारा काम बन जाए। तो इसको कर रहे हैं कि डी आई की तरफ ये इसको इस तरफ डिवाइड कर रहे हैं, इनको इस तरफ डिवाइड कर रहे हैं। चलिए पहले लिख देते हैं उसके बाद समझिए थोड़ा सा। डी आई बाय ई माइनस में आई आर इक्वल टू ये एल इस तरफ आएगा तो नीचे 1/L और ये डी टी। देखिए समझने की कोशिश करिए क्या कर रहे हैं। तो पहले इसको इस तरफ भेज दिए तो डी टी ऊपर चले जाएगा, एल ऊपर था तो नीचे आ गया 1/L। और इस तरफ देखिए डी आई डिवाइड बाय ई माइनस में आई आर, ई माइनस में आई आर हो चुका है। अब इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ,
तो देखिए डी आई बाय आई ये आ चुका है। तो यहाँ से देखिए पहले इस तरफ करते हैं, तो हम करंट कहाँ से देख रहे हैं, जीरो से लेकर किसी टी टाइम तक के लिए देख रहे हैं। तो जीरो से लेकर के टी तक देख रहे हैं। तो करंट जीरो पे क्या था, करंट जीरो पे जीरो ही था, टी इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो था। लेकिन टी इक्वल टू टी हो चुका है, तो उस सिचुएशन में करंट पहुंच चुका है आई तक। अब ये थोड़ा इंटीग्रेशन आपको इस फॉर्मेट में है कि अगर चाहें तो देखिए ये है डी एक्स डिवाइड बाय ए माइनस में बी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन देखिएगा तो इसका होता है लॉग, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है तो चलिए इसका इंटीग्रेशन नीचे लिख रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग, जिसका बेस ई है, इसको ln भी कर सकते हैं, मोड ए माइनस में बी एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट जो x का है, कोफिशिएंट x का माइनस बी है, तो माइनस बी से डिवाइड कर देंगे। तो सेम यहाँ पे ऐसे ही करने वाले हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन जो आ जाएगा ये टोटल का, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जीरो से, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, मॉड में रखिए इसको ई माइनस में आई आर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई, तो माइनस में आर है। और इस तरफ देखिए तो इस तरफ 1/L कांस्टेंट है, क्योंकि ये सेल्फ कांस्टेंट होता है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है वो कांस्टेंट ही होता है। जिस तरह से रेसिस्टर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है उसी तरह से ये इंडक्टर का इंडक्टेंस है। तो 1/L को बाहर लेंगे तो dt का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो t ही आ जाएगा। तो 1/L और ये t, इसका लिमिट भी पुट करेंगे तो 0 से t तक आ जाएगा। अब इस माइनस आर को उस तरफ भेज देते हैं। अब इसका लिमिट भी लेना पड़ेगा हमको, लिमिट इस तरफ भी लेंगे, तो लिमिट 0 से लेकर के आई तक, तो ये माइनस आर उस तरफ चले जाएगा। तो एक बार आई पुट करेंगे तो सेम ही रहेगा। तो देखिए ये लॉग ई माइनस में आई आर मॉड, अब एक बार आई को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ई, इसको भी मॉड ही रखिए, जो भी वैल्यू हो सकता है। अब यहाँ से देखिए माइनस आर ऊपर चले जाएगा, माइनस आर बाय एल, एक बार अपर लिमिट टी या माइनस 0, तो ये टी ही रहेगा। इतना आपको क्लियर हो चुका है। तो आप देखिए ये जो आ चुका है ये फॉर्मूला पे, इसको हम मान लेंगे m और इसको मान लेंगे n। तो log m माइनस n, log m माइनस n होता है log m बाय n। तो यहाँ से लिख सकते हैं साफ साफ log e माइनस में आई आर डिवाइड बाय e, इसको चाहे तो मोड रहने दे सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू पॉजिटिव लेना है, जो भी हो हमको पॉजिटिव लेना है। तो माइनस में r बाय एल इंटू टी आ चुका है। तो आप log को हटाएंगे तो इस तरफ एक्सपोनेंट आ जाएगा। तो देखिए एक स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं, ई माइनस में आई आर, अगर मोड लिखना छोड़ भी देते आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये पॉजिटिव वैल्यू हो। ई माइनस आई आर जो होगा पॉजिटिव ही होगा जनरली, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप आई आर इसमें हो रहा और ई एम एफ ये है, तो हमेशा यही ज़्यादा होता है, इनसे कम होता तभी तो करंट फॉलो करेगा। डिवाइड बाय ई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस में आर टी डिवाइड बाय एल, एक्सपोनेंट आ चुका है। तो इनको आप लोग एक बार लिखिए, हम इसको थोड़ा मिटा करके आगे बढ़ाते हैं। लिख लिए, चलिए। तो यहाँ से एक्सप्रेशन आने वाला है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ से ये आ जाएगा 1 माइनस आई आर आ जाएगा, 1 माइनस में आई आर डिवाइड बाई ई। तो इसको अगर जब डिवाइड कर देंगे तो चलिए कलर चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में आई आर बाय ई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस में
RT डिवाइड बाय L। अब इस 1 को उस तरफ भेज देते हैं, इसको इस तरफ भेज देते हैं। देखिए इसको इस तरफ ले आते हैं और इसको इस तरफ भेज देते हैं, लेकिन इसको इसी तरफ रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। IR बाय E इक्वल टू 1 माइनस में E टू द पावर माइनस में RT डिवाइड बाय L। शायद आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको अगर हम इस तरफ भेज देंगे तो 1 माइनस E टू द पावर माइनस RT बाय L आ जाएगा, और इसको इस तरफ भेज देंगे, इसको इस तरफ भेज देंगे, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो बस वैसे ही किया है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग E बाय R को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से R बाय E है तो इस तरफ आकर के E बाय R आ जाएगा। तो यहाँ से जो आ जाएगा वो E बाय R इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस RT डिवाइड बाय L। E बाय R मैक्सिमम करंट था। E बाय R जो है वो मैक्सिमम करंट है। E बाय R है वो I0, ये मैक्सिमम करंट है। ये देख चुके हैं, जब स्टेडी स्टेट पहुंचती है तो करंट यही होता है। E बाय R इक्वल टू I0 या I0 इक्वल टू E बाय R कर सकते हैं। तो ये E बाय R की जगह पे हम लोग लिखेंगे I0। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आ चुका है वो I0 इंटू 1 माइनस E टू द पावर माइनस T डिवाइड बाय टाउ। अब ये टाउ क्या है, इसके बारे में आप कैपेसिटर के अंदर जब देखे होंगे RC सर्किट, तो ये टाउ होता है एक टाइम कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे टाउ के बारे में बताएंगे। तो टाउ जो यहाँ पे हम लोग लिए हैं, टाउ लिए हैं L बाय R, क्योंकि नीचे आया है तो इसको L बाय R लिए हैं। तो ये है L बाय R। इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। ये टाउ जो है इसको कहते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, क्योंकि इससे पहले जो आया है उसको कहते हैं कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। तो ये टाउ जो है इसको कहते हैं हम लोग इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। यहाँ से अगर हम चाहें तो टाउ को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इसको लिखिए, हम टाउ को डिफाइन कर रहे हैं, ये सब बोर्ड में आ जाता है। तो देखिए हम लोग टाउ को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। अगर देखिए यहाँ पे अगर कह दिया डिफाइंड टाउ, ये सब बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड ये टाउ। अब ये टाइम कांस्टेंट है। तो टाउ को डिफाइन करने जाएंगे तो T इक्वल टू टाउ टाइम पे देखते हैं क्या करंट होता है, एट T इक्वल टू टाउ। तो यहाँ से एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाहेंगे तो I इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा, I इक्वल टू I0 इंटू 1 माइनस E टू द पावर। अगर T इक्वल टू टाउ पुट कर दिए हैं तो देखिए दोनों डिवाइड होकर -1 हो जाएगा, E का पावर -1, E टू द पावर -1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए E टू द पावर जो 1 यहाँ से लिख ही देते हैं। चलिए I इक्वल टू I0 1 माइनस 1 बाय E। अब 1 बाय E का वैल्यू आप जानते होंगे, 1 बाय E का वैल्यू जो होता है वो 0 पॉइंट लगभग ही होता है, एग्जैक्ट तो नहीं होता, लगभग हम लोग 0.37 कंसिडर करते हैं, 0.37 है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो करंट जो आ चुका है 0.37, तो 1 माइनस 0.37 देखेंगे तो ये 0.63 I0 आ चुका है। तो आप यहाँ से अगर चाहें डेफिनेशन में लिखने के लिए, तो अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए आप लोग, क्या टाउ इज दैट टाइम, ये टाउ इज दैट टाइम इन विच करेंट ग्रोज अप टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम करंट। चलिए इसको लिख ही देते हैं। देखिए टाउ इज दैट टाइम इन विच करंट grows up to 63% of its maximum value।
करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उस टाउ टाइम पे वो लगभग 63% क्या होता है, करंट ग्रो कर जाता है। अगर यहाँ से हम इसका ग्राफ भी दिखाना चाहें, इसका अगर हम कर्व दिखाना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग, इस पे रखते हैं करंट को, इस पे करंट को और इस पे टाइम को। तो ये करंट जो अगर एक्सपोनेंशियल का इस तरह का ग्राफ अगर आप कहीं पे देखे होंगे तो इसका कर्व आता है कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे आता है। और देख करके आपको लग रहा है कि ये एक टाइम पे आकर के करंट मैक्सिमम हो चुका है। उसके बाद आप टाइम बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट हो चुका है। इस टाइप अगर आप देख चुके हैं तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम हो चुका है। और टी इक्वल टू टाउ मान करके चलिए, यहाँ पे कोई टाइम है जो टाइम टाउ है। जब टी इक्वल टू टाउ हुआ था तो उस समय जो करंट था ग्रो हो करके वो लगभग 63% 0.63 आई नॉट पहुँच चुका था। तो ये कर्व है आई वर्सेस टी का। तो इस तरह का कर्व आप पहले भी देख चुके होंगे। जनरली आरसी सर्किट देखे थे तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन होता है चार्जिंग का, ग्रो ऑफ चार्जिंग के लिए। तो वहाँ पे जो है सो चार्ज ग्रो जब करता है तो यहाँ पे Q इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस, इसी तरह से यहाँ पे होता है माइनस टी बाई टाउ। वहाँ पे टाउ जो होता है आरसी के बराबर हो जाता है। तो इतना देख लिए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से अगर प्रूफ करेंगे टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो है सो करंट टोटल पास कर जाता है, और जो 0 रहता है वहाँ पे ओपन सर्किट, और उसके बाद जो है सो रेसिस्टर यूजुअली रहता है, उनको भी देखते हैं। तो इतना को आप लोग नोट कीजिए, ये नया बातें थे इसको नोट कर लीजिए, तो लिख ही लिए होंगे। ये एक्सप्रेशन जो आया था टाइम के साथ वो ये आया है आई इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाय टाउ। ये एक्सप्रेशन है टाइम के साथ करंट का ग्रोथ का। तो हम लोग यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे फर्स्ट केस देखे थे, एट t इक्वल टू 0 पे करंट 0 होता है। तो इससे प्रूफ करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, अगर i इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर 0, तो ई टू द पावर 0 अगर कोई नंबर अगर माइनस में हो प्लस में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो 0 0 ही होता है। तो ये माइनस है, ये माइनस है। तो आप देख सकते हैं कि ई का पावर 0, तो यहाँ से देखिए कि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आई इक्वल टू आई इक्वल टू 0 आ चुका है। तो इसमें क्या होता है कि कोई करंट पास नहीं हो सकता है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग ऐसे दिखा सकते थे, यहाँ पे तो यहाँ पे इंडक्टर है, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो कोई करंट पास नहीं कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं ब्रांच कंटेनिंग, अगर किसी भी ब्रांच में अगर इंडक्टर रहेगा तो t इक्वल टू 0 पे कोई करंट उससे पास नहीं होगा। ब्रांच कंटेनिंग L नो करंट फॉलोज। तो हम वहाँ पे इसको ओपन सर्किट कर सकते हैं, इसको ओपन सर्किट कर देंगे। t इक्वल टू 0 पे जहाँ पे इंडक्टर है वहाँ पे ओपन सर्किट कर देंगे। आप उसी तरह से देखते हैं कि t इक्वल टू इन्फिनिटी यानी स्टेडी स्टेट में, तो आप देखिए एट t इक्वल टू, ये सेकेंड केस है, इसको इस तरह से लिखते हैं t टेंस टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ से अगर करंट देखना चाहेंगे तो देखिए करंट इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर, देखते हैं क्या आने वाला है। इन्फिनिटी रखेंगे तो देखिए इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो इसको 1 बाय इन्फिनिटी लिखेंगे और 1 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनिटी, और 1 बाय इन्फिनिटी लगभग ये होता है 0। आप देख सकते हैं कि 1 माइनस यहाँ से 1 माइनस ई का पावर जो है सो माइनस इन्फिनिटी है, तो ये 0 आ चुका है। तो आपको पता चल गया कि आई इक्वल टू जो है सो आई नॉट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे या स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो सर्किट के अंदर से इंडक्टर को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल करेंट फॉलोज,
इसके अंदर से सारा करंट पास हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडक्टर है, वहाँ से हटा करके हम लोग एक सिंपल वायर लगा दिए। तो ये स्टेडी स्टेट का सर्किट कुछ इस तरह से हो जाता है। यहाँ से लिख सकते हैं रिप्लेस इंडक्टर बाय कंडक्टिंग, यहाँ पे बाय कंडक्टिंग वायर। यहाँ पे इंडक्टर रहेगा, T = इन्फिनिटी पे हम लोग एक कंडक्टिंग वायर वहाँ पे लगा देंगे इंडक्टर को हटा करके। तो सिंपल यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये रेसिस्टर R है और ये EMF E है। तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो I0 और वो E/R के बराबर होता है। तो देख लिए इस पर। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के दिखाइएगा, इतना तक नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिए हैं, पूछ रहा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। I1 और I2 का वैल्यू निकालना है, दो टाइम दिया हुआ है, T = 0 जब इनिशियल स्टेट रहेगा तो, और दूसरा दिया है T = इन्फिनिटी जब स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा तो। अभी आपको हम बताएं जब T = 0 रहता है तो उस सिचुएशन में इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं एट T = 0 पे, एट T = 0 पे अगर इनका सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, जिसके अंदर हम लोग इंडक्टर को ओपन सर्किट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हम जो बनाने वाले हैं वो ये 2 ohm रेसिस्टर आ जाएगा और यहाँ पे 3 ohm रेसिस्टर है, थोड़ा सा और इसको, और यहाँ पे 6 ohm रेसिस्टर है। जहाँ पे इंडक्टर है उसको हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे, क्योंकि T = 0 पे करंट कोई पास नहीं हो रही है। आप स्विच को जैसे ही क्लोज किए, मान के चलिए स्विच को क्लोज कर दिए हैं अभी, अब T = 0 पे देख रहे थे तो स्विच हट जाएगा। तो स्विच को हम लोग दिखाने वाले नहीं हैं T = 0। तो इनसे करंट फ्लो हो रही थी I1 और इससे हो रही है I2। तो बिना कुछ सोचे समझे हम लोग I2 तो लिख ही सकते हैं 0, क्योंकि वो सर्किट कंप्लीट नहीं है, वो ओपन सर्किट है। तो यहाँ से I2 0 आ जाएगा, I2 0 सीधा आ जाएगा। अगर हम लोग को I1 निकालना है तो देखिए ये 2 ohm रेसिस्टर दिया हुआ है और ये 3 ohm दिया हुआ है। तो इस ब्रांच में कोई करंट तो जाने वाला है नहीं, जो भी करंट निकलेगा, मान के चलिए I1 है तो इसको I1 ही निकाल देते हैं। तो ये I1 आ रहा है, टोटल करंट जब इस तरह से घूम रही है तो आपको देख रहे हैं कि करंट अगर सेम रेसिस्टर के अक्रॉस, तो जब रेसिस्टर के अक्रॉस अगर करंट सेम होती है तो हम लोग उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट किस तरह निकालते हैं, तो R इक्विवेलेंट जब निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 3 = 5 ohm आ जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग I1 निकालना चाहें तो देख लीजिए I1 जो आ जाएगा वो 10/5 = 2 एम्पियर। I1 आ चुका 2 एम्पियर, I2 0। तो ये तो फर्स्ट केस का था। सेकेंड केस लेते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट पे। सेकेंड एट T = इन्फिनिटी। तो इस सिचुएशन में करंट जो होती है मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, और यहाँ पे हम जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर को हटा कर एक सिंपल कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं। इस सिचुएशन में हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं, या इसको शॉर्टेड भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है तो यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर आ जाएगा। तो इसका फिगर हम बनाएंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये 3 ohm रेसिस्टर और ये 6 ohm। यहाँ पे बैटरी, इसका EMF दिया है 10 वोल्ट, ये 2 ohm, 3 ohm और ये 6 ohm है। तो देखिए इन दोनों को मिलाकर देखिए, तो इन दोनों जो है तो ये दोनों के अंदर करंट जो फॉलो हो रही है I1 और I2, तो करंट अगर अलग अलग फॉलो हो रही है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, टर्मिनल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिख गया होगा। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालेंगे इन दोनों का, तो R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2 हो जाएगा 3 × 6 डिवाइड बाय 3 + 6 हो जाएगा। तो 3 × 6 18 और +9, तो यहाँ से जो आ रहा है रिजल्ट वो 2 ohm आ रहा है, कुछ इस तरह से। अब टोटल देखेंगे इसके अक्रॉस से, अगर मान लीजिए इससे करंट निकली है I0, मान लीजिए I0 निकला है, तो I0 अगर निकला है तो आप देखिए ये दोनों को हटा करके हम सिंपल 2 ohm का रेसिस्टर दे सकते हैं, और ये जो है सो
2 ओम है, तो यहाँ से जो आर नेट आ चुका है वो अगर देखिएगा तो 4 ओम है। अगर आई नोट निकालना चाहेंगे तो आई नोट जो आ जाएगा वो देखिए 10/4, या इसको 5/2 एम्पियर कर सकते हैं। 5/2 एम्पियर आ गया है। अब इन दोनों के अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाल दें तो आपको निकालना करंट आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इसमें ड्रॉप हुआ होगा, कुछ इसमें ड्रॉप हुआ होगा, तो यहाँ से जो करंट आएगा तो इसका पोटेंशियल जो I × R आ जाएगा। तो I कितना है 5/2, और यहाँ पे जो रेसिस्टर है ये हो जाएगा 5 वोल्ट इसमें खर्च हो चुका है। देखिए कैसे किया है ये करंट इंटू I × R, तो I 5/2 × 2, तो 5/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा 5 बचा है। तो अब बचा कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे इसके अक्रॉस देखिए इन दोनों के अक्रॉस ये दोनों सेम ही है, तो 5 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट ही रहेगा। आप यहाँ से करंट निकालना चाहें तो I1 I2 निकाल भी सकते हैं। अगर I1 निकालिएगा तो देखिए V/R से तो 5/3, तो I1 हो जाएगा 5/3 एम्पियर, और I2 निकालना चाहें तो 5/6 एम्पियर आ जाएगा, 5/6 एम्पियर। पता चल गया। तो इसको लिखिए हम लोग डीके ऑफ करंट। आप देखते हैं चलिए आप लोग देखते हैं डीके ऑफ करंट। तो सेकेंड जो है वो डीके ऑफ करंट। आप करंट टाइम के साथ जब मैक्सिमम तक पहुंचा है तो उसके बाद किस तरह से डिक्रीज करेगा, तो उसको देखते हैं डीके ऑफ करंट। तो सर्किट कुछ ऐसे हमारा था, ये इंडक्टर, यहाँ पे एक रेसिस्टर है, और ये यहाँ पे एक स्विच, मान लीजिए स्विच S1 है, और ये EMF है। EMF E कंसिडर किए थे, रेसिस्टर इंडक्टर L और रेसिस्टर R है। ये स्विच S क्लोज था, तो ये स्विच S1 है। अब इसके अंदर करंट बढ़ते बढ़ते मान के चलिए I मैक्सिमम हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं आफ्टर रीचिंग स्टेडी स्टेट I = I0, जो कि E/R के बराबर हो चुका होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस स्विच को ओपन कर देते हैं, इस स्विच को ओपन कर देते हैं, और यहाँ से एक नया स्विच लगा देते हैं S2। ये S1 है, यहाँ से एक नया स्विच लगा देते हैं S2। S2 को आप क्लोज कर देते हैं, S2 को क्लोज कर दिया है। तो ये इतना तक पहुँच गया, ये मैक्सिमम तक पहुँच चुका है। नाउ S1 ओपन एंड S2 क्लोज एट T = 0। अब जब T = 0 होगा तो यहाँ पे देखिए T = 0 पर जो करंट आने वाला है, अब देखिए जब स्टेडी पहुंचा तो T = 0 पे करंट जो आएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए कि अब जैसे इस स्विच को ओपन करेंगे तो आप जब करंट डिक्रीज करना चाहेगा, तो करंट अगर डिक्रीज करना चाहेगा तो ये आप डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करेगा। आप सपोर्ट करेगा, इसको खत्म नहीं होने देगा, तो उस सिचुएशन में करंट जो होगा वो I = I0 हो जाएगा। जब T = इन्फिनिटी हो जाएगी, T इन्फिनिटी पे चले जाएगा तो टोटल करंट 0 हो जाएगा। डीके में जस्ट उल्टा हो रहा है, डीके के अंदर उल्टा हो रहा है। तो S1 ओपन करने का मतलब क्या है कि हम बैटरी को रिमूव कर दिए। जैसे S1 को ओपन किया है तो यहाँ से हम कह सकते हैं रिमूव बैटरी। ये T = T जो है सो आप न्यू टाइम स्टार्ट किए हैं। अब इस सर्किट को देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आने वाला है। अब करेगा क्या कि शुरुआत में तो ये इंडक्टर पहले सपोर्ट कर रहा था, अब इसको अपोज करेगा, तो यहाँ पे जो आ रहा है करंट सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये इंडक्टर है, ये रेसिस्टर,
अब बैटरी जब हट चुका है तो हम यहाँ पे सिंपल वायर कनेक्ट कर देंगे, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। अब आई जो हो रहा है वो डीक्यू हो रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, इसको ये डिक्रीजिंग है। जब आई डिक्रीज करने लगेगा तो फिर से ये इंडक्टर का काम क्या, इंडक्टर इसको सपोर्ट करना चाहेगा। तो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ये कुछ इस तरह से आएगा, इंड्यूस यानी कि इंड्यूस करंट जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इसका सेंस जो आ जाएगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये फिर से इसके सेंस में जैसे डिक्रीज करने लगेगा तो इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर लेगा। यहाँ से लिख सकते हैं नाउ करंट डिक्रीजिंग सो इंडक्टर अपोजेस टू डाइंग मतलब इसको ख़त्म नहीं दो, यानी कि जब मर रहा है तो उसको मरने ही नहीं दे रहा है, डाइंग। सो इट टेक सम टाइम टू बिकम आई इक्वल टू 0। अब ये आई जो है इसको होने में 0 घंटे में टाइम लगेगा। तो आई को जिस तरह से, जैसे ही ये इंडक्टर नहीं रहता, जैसे स्विच को क्लोज किए थे, मतलब इसको ओपन किए, जैसे ही ओपन करेंगे और ये नया स्विच क्लोज किए तो ये सर्किट कंप्लीट डिक्रीज होकर के सीधा 0 रहता। लेकिन यहाँ पे इंडक्टर है तो इंडक्टर इसको फिर से अपोज करेगा, इंडक्टर अपोज करेगा तो इसको इमीडिएटली या इंस्टेंटली इसको 0 तो नहीं होने देगा। तो अब ये सर्किट कुछ इस तरह से हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर से फिर से किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो चलिए कुछ इस तरह से हम लोग फिर से पाथ ले लेते हैं, कुछ पाथ ऐसे ले लीजिए। तो कह सकते हैं यहाँ पे अप्लाइंग किरचॉफ लॉ KVL, सीधा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका EMF पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग E कंसिडर कर लेते हैं। आप इसका टर्मिनल देखिए इस तरफ से, E का वैल्यू हमको पॉजिटिव लेना है, E जो लेना है पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमारा, क्योंकि जनरल टर्मिनल का डायरेक्शन तो हम दिखा चुके हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो देखिए लोअर से हाई की तरफ बढ़ रही है तो ये E हो जाएगा पॉजिटिव। आइए करंट जब ऐसे ही जा रही है, भले ही डिक्रीजिंग करंट क्यों ना हो, ये रेसिस्टर है और ये हमारा इंडक्टर है, तो माइनस में IR हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से E इक्वल टू IR लिख सकते हैं। अब E का वैल्यू देखिएगा, तो देखिए जनरली हम लोग E का वैल्यू कर रहे हैं, तो E का वैल्यू LdI/dt हम लोग मोड लगा के रखते हैं। अगर मोड को हटाएंगे तो यहाँ से हमको इस वैल्यू का पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो इस बार देखिए DI/dt डिक्रीजिंग है, क्योंकि करंट जब डिक्रीज कर रहा है तो कुछ टाइम होने के बाद ये घट जाएगा। जैसे मान के चलिए पहले था 1 एम्पियर, उसके बाद हो जाएगा 0.9 एम्पियर। क्या कि पहले था शुरुआत में 0.1 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर, उसके बाद 0.9 एम्पियर है। तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अगर इन दोनों को डिफरेंस देखेंगे, अगर चेंज देखेंगे तो चेंज डेल्टा आई अगर मान लीजिए देख रहे हैं तो ये माइनस में 0.1 आएगा। बात समझ में आ रही है कि ये DI डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीजिंग करंट है, तो ये तो टर्म नेगेटिव है। इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक पहले से ही हम लोग यहाँ पे एक माइनस साइन देंगे। तो E इक्वल टू माइनस में LdI/dt लिखेंगे तो कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होती है कि ये माइनस साइन फिर कहाँ से आ गया है। तो इतना बात समझ में आ गया कि हम यहाँ पे E के जगह पे लिखेंगे माइनस में LdI/dt। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो माइनस में LdI/dt इक्वल टू I इंटू R। फिर से I से डिवाइड इस तरफ करेंगे, L को उस तरफ भेज देंगे, माइनस साइन के साथ भेज दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा DI/I इक्वल टू माइनस में R/L इंटू dt। अब इंटीग्रेट फिर दोनों तरफ कर देते हैं।
इंटीग्रेट कर देते हैं, ये माइनस साइन है, तो t इक्वल टू 0 से t तक। t इक्वल टू 0 पे करंट अगर देखेंगे तो t इक्वल टू 0 पे करंट I नॉट है, तो यहाँ से हम लोग करंट को I नॉट कर सकते हैं, और t इक्वल टू t पे ये करंट घट करके I हो चुका है। तो कुछ ऐसे होगा। तो इसको हम लोग आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप जानते हैं कि dx/x है, तो इसका सीधा ln x आने वाला है। तो इनको आप लोग एक बार पहुँच करके लिखिए, इसको मिटा देंगे हम। लिख लिए? तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो di/i है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा log i, और इसका अगर लिमिट रखेंगे तो ये I नॉट टू i इक्वल टू माइनस में r/l, तो डिवाइड बाहर आ जाएगा, माइनस में r/l बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन t ही रहेगा 0 से लेकर के t तक। तो फिर से एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखिए log i माइनस में log I नॉट इक्वल टू माइनस में ये t इक्वल टू t पे, t इक्वल टू 0 पे, तो माइनस में RT/L। फिर से हम वही करेंगे, log m माइनस n है तो इसको कर सकते हैं log i डिवाइड बाय I नॉट इक्वल टू माइनस में RT डिवाइड बाय L। अब इस log को हटाएंगे तो एक्सपोनेंट आएगा, तो यहीं पे कर लेते हैं, जगह कम है तो यहाँ से देखिए I डिवाइड बाय I नॉट इक्वल टू e टू दी पावर माइनस में RT/L है। तो अब ये I को इस तरह भेजते हैं, ये L/R, नीचे अगर L/R लेंगे तो t/τ आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है फाइनल, I इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस में t/τ आ जाएगा। यहाँ पे टाउ जानते हैं कि टाइम कांस्टेंट है, ये टाउ जो है टाइम कांस्टेंट है। अगर आपको टाउ का ऐसा यूनिट अगर पूछ देगा तो क्या होगा, देखिए एक्सपोनेंट का पावर कुछ भी नहीं होता है, यदि एक्सपोनेंट है, ये t है तो इसका भी पावर t होगा। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट अगर एक्सपोनेंट का पावर अगर देखेंगे तो कोई भी, तो वो एक्सपोनेंट का कुछ पावर नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा सेकेंड, तभी तो सेकेंड आवा, सेकेंड कैंसिल होकर के यूनिटलेस हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, तो कितना कीजिए, उसके बाद मिटा देते हैं। तो आप देखिए 80 इक्वल टू टाउ जब टाइम होता है तब करंट कितना होता है, तो एट t इक्वल टू टाउ टाइम पे। तो यहाँ से करंट देखेंगे तो I इक्वल टू I नॉट e टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा, तो e टू द पावर माइनस 1/e आ जाएगा। तो इसका वैल्यू तो आप जानते हैं 1/e का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.73 I नॉट हो जाएगा। t इक्वल टू टाउ पे देखते हैं कि जो करंट आ चुका है वो डिक्रीज होकर के 0.73 इनिशियल आई। अगर देखा जाए तो करंट 0.73 बच चुका है, तो अब कितना डिक्रीज कर चुका है, तो 63% अब ये घट भी चुका है। कोई t इक्वल टू वो टाइम है जिस समय ये करंट घट कर करके 0.73 I बच जाता है, 63% ही बच पाता है, 37% बच जाता है। ये करंट जो डिक्रीज कर चुका है वो लगभग 63% डिक्रीज कर चुका है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो I का 1/e का 0.73 होता नहीं है। तो यहाँ से अगर हम कर दिखाना चाहेंगे किस तरह से करंट डिक्रीज कर रहा है LR सर्किट के अंदर, तो कुछ ऐसे आ जाएगा, ये कुछ इस तरह ग्राफ आ जाएगा। ये I और ये T है, इस समय में करंट मैक्सिमम था। अगर उसके बाद देखिए t इक्वल टू टाउ कोई ये टाइम होगा, तो इस समय करंट जो घट करके हो चुका है 0.37 I नॉट, मैक्सिमम करंट का इतना हो चुका है। तो ये तो डीके और ग्रो एंड डीके ऑफ करंट देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितना होता है। तो इसी के कंसेप्ट पे बिल्कुल है, तो इसको लिखिए आप लोग, उसके बाद बताते हैं।
तो देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर है एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर एनर्जी जो स्टोर होगा वो कितना होगा। तो हम लोग अभी जो सर्किट लिए थे वही सर्किट रहेगा सिंपली। तो जनरली ये रहा अपना इंडक्टर और ये रहा रेसिस्टर। इसके अंदर हम एक बैटरी लगाते हैं, इसका ईएमएफ कंसिडर कर लेते हैं एल, आर ई इसका रेसिस्टर एल, और ये इसका इंडक्टेंस एल है और रेसिस्टर आर है। तो अभी यहाँ पे इसके अंदर अगर क्लोज लूप बनाए थे तो हम लोग कुछ एक्सप्रेशन देखे थे कि कुछ इस तरह से आता है। अगर इसके अंदर मान लिए कि करंट ये आई फॉलो कर रहा है, अंदर मान लीजिए कि ये मैक्सिमम स्टेडी स्टेट में पहुँच चुका है, तब की बात कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखेंगे इसके अंदर किस तरह से अगर एक्सप्रेशन होगा तो वो देखिए किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगा ई माइनस में। अब ये करंट अगर शुरुआत में ग्रो कर रहा है तो ये अपोज करना चाहेगा, तो कुछ इस तरह से ही रहेगा। शुरुआत में मान के चलिए ग्रो ही कर रहा है, स्टेडी स्टेट का अभी नहीं स्टेडी आया है, अभी सिर्फ ग्रो कर रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस में एल डी आई बाय डी टी, अब माइनस में ये आई आर। ये फर्स्ट स्टेट को देखिए स्टेडी से पहुँचने से पहले। तो ये E इक्वल टू अगर उस तरह भेज रहे हैं तो देखिए ये हो जाएगा आई आर प्लस में एल डी आई बाय डी टी। देख रहे हैं। तो अब क्या कहते हैं कि हम लोग दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ई आई और ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, प्लस में ये हो जाएगा एल आई डी आई बाय डी टी। अब ये एक्सप्रेशन के अंदर देखिए कुछ टर्म आपको मिलेगा जो पहले कर सकते हैं। अब ये E इंटू आई क्या होता है, पावर सप्लाइड बाय बैटरी। ये होता है पावर सप्लाइड बाय बैटरी। तो यहाँ से हम एक एक टर्म को लिखना अगर चाहेंगे तो E क्या है, E जो होता है पावर सप्लाई बाय बैटरी हो सकता है, या एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी पर यूनिट टाइम होता है। रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड इसको कह सकते हैं। ये है रेट ऑफ एनर्जी। पावर मतलब क्या, एनर्जी सप्लाइड करने का रेट है। रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। अब इस टर्म को देखिएगा तो ये है रेट ऑफ एनर्जी डेसिपिटेड। अगर आई स्क्वायर आर इंटू टी ले देते हैं तो ये एनर्जी डेसिपिटेड इन रेसिस्टर होता है। तो यहाँ से ये जो है रेट है इसको कह सकते हैं। इसको अगर आप चाहें तो डी ई बाय डी टी भी लिख सकते हैं। और ये जो है आई स्क्वायर आर है, ये है आई स्क्वायर आर। जनरली इसको रेट ऑफ हीट डेसिपिटेड इन रेसिस्टर हो सकता है, या रेट ऑफ एनर्जी इज डेसिपिटेड इन रेसिस्टर। रेट ऑफ एनर्जी डेसिपेटेड इन आर। अब ये टर्म जो है ये टर्म होता है एनर्जी स्टोर, क्योंकि जो एनर्जी सप्लाई का रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई देख रहे हैं तो वो दो तरह से जाता है। एक तो इसके अंदर कंज्यूम हो रही है और एक कंज्यूम हो रही है रेसिस्टर के अंदर। तो दो तरह से इसका एनर्जी जो सप्लाई हो रहा है, यहाँ कुछ खर्च हो रहा है, कुछ यहाँ पे खर्च हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पे एल आई डी आई बाय डी टी, इसको हम लोग डी यू बाय डी टी भी कह सकते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो देखिए ये डी टी कैंसिल हो जाएगा।
डी जो बी, इसलिए कहते हैं एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही जो एनर्जी स्टोर होती है उसे कहते हैं एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, या कहीं पे लिखा होता है कि एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बचा क्या, एल आई डी आई। अगर इसको टोटल हमको एनर्जी चाहिए तो टोटल एनर्जी लाने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो शुरुआत में करंट तो आई था, उसके बाद मान के चलिए आई किसी टाइम के लिए ले लेते हैं, तो एल तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो आई इंटू डी आई है, आई इंटू डी आई। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ से यू बी एनर्जी स्टोर जो आ चुका है, ये एल आई स्क्वायर बाय 2 0 से लेकर के आई तक, ये यहाँ पे कर देते हैं 0। तो एनर्जी स्टोर जो आ चुका है देखिए, ये है यू बी इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर। अब ये है एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, इसको कहते हैं हम लोग, ये इसको लिख सकते हैं एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। अब इससे मिलता जुलता भी आप कुछ पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग यू ई से कहते हैं, उसको यू ई दिखाते हैं या सिर्फ यू से दिखा देते थे, वो होता था 1/2 सी क्यू स्क्वायर, याद है, या क्यू स्क्वायर बाई 2 सी। तो यू अगर देखिएगा तो अगर याद अगर करना चाहते तो सीधा ऐसे भी कह सकते हैं 1/2, जहाँ पे एल आई स्क्वायर है वहाँ पे जो है सो क्यू स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर करंट ग्रो करता है और इसके अंदर जो होती है वो चार्ज ग्रो करता है कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर के अंदर अगर आप देखिएगा, कैपेसिटर के ऊपर अगर चार्ज मान लीजिए प्लस इस पे है माइनस इस पे है, कैपेसिटर सी है, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो यही होती है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर होता है 1/2 सी क्यू स्क्वायर बाय बी, या क्यू स्क्वायर बाय 2 सी भी कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी और होता है 1/2 सी वी स्क्वायर। जनरली चार्ज की टर्म में अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से, अगर देखेंगे तो दोनों मिलता जुलता है, इसके अंदर 1/2 सी क्यू स्क्वायर है, इसके अंदर 1/2 एल आई स्क्वायर है। तो एक एनर्जी डेंसिटी भी पढ़े थे, एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर के अंदर देखेंगे एनर्जी स्टोर, एनर्जी पर यूनिट एरिया जो वॉल्यूम होती है उसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, तो उसको स्मॉल यू ई से रिप्रेजेंट करते थे, तो वो होता था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जिस तरह से देखें तो ये होता था यू ई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हम लोग इसके अंदर भी एक एनर्जी डेंसिटी निकालने वाले हैं सोलेनॉइड के लिए, क्योंकि जनरली जो इंडक्टर वो सोलेनॉइड ही है, तो इतना को आप लोग लिखिए। आप देखते हैं एनर्जी डेंसिटी इन इंडक्टर, एनर्जी डेंसिटी इन इंडक्टर, या इसको मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह से लिखे थे एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर या एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों बात एक ही होता है। तो इंडक्टर के लिए जनरली हम लोग एक सोलेनॉइड के लिए काम करने वाले हैं, तो एक सोलेनॉइड लेते हैं, ये एक सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए इसके अंदर जो है वो करंट आई है, इसका एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। चलिए इस पे दिया हुआ है एन, ये एल है और ये रेडियस, इसके बारे में आप जानते हैं एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एल जो होता है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। यहाँ से देख लीजिए ये है एल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ है, और मान लीजिए ये है इसका रेडियस। एन के बारे में अगर देखेंगे तो ये जो एन है स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। एन को लिखना चाहेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देख लिए।
अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर जो हुआ है वो यू ई, हमको एनर्जी डेंसिटी होते है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। तो यू ई जो आ चुका है अभी जो हम निकाले हैं 1/2 L/I²। अब इंडक्टर के लिए अगर L का वैल्यू आपको पता होगा तो L का वैल्यू हम निकाल चुके हैं इंडक्टर के लिए। तो यहाँ से देखिए इंडक्टर का निकालना चाहेंगे तो क्या होता है कि फ्लक्स L इक्वल टू कर देखेंगे तो टोटल फ्लक्स जो होता है FL इक्वल टू L इंटू आई होता है। ये टोटल फ्लक्स, यह है टोटल फ्लक्स है FT। अगर यहाँ से हमको टोटल फ्लक्स निकालना है तो एक कॉइल के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकालते हैं। मान लीजिए इस कॉइल के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकाल ली तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो B और A, अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो वही हो जाएगा I इंटू cos 0 हो जाएगा। अब ये एक टर्न के लिए B इंटू A आया तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो यूनिट लेंथ में L है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हो जाएगा इंटू N इंटू L, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो V का वैल्यू आप जानते हैं μ0 Ni, और एरिया देखिएगा तो अगर रेसिस्टर दिया हुआ है तो ये एक सर्कुलर फॉर्मेट में है तो इसको हम लोग πr² इंटू NL। φt इक्वल टू Li तो जानते ही आप हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। पहले पे जो टोटल फ्लक्स आ चुका है वो देखिए N तो मल्टीप्लाई हो जाएगा μ0 N², ये πr² L को एक साथ रखें और यहाँ से आ चुका है करंट, देख रहे हैं। तो यहाँ से आप देखो देखिए L भी आ जाएगा तो अब इक्वेट करेंगे इस तरफ रख कर करके इक्वल टू, चलिए इसको इक्वल टू Li करते हैं तो I कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो L का वैल्यू आ चुका है, देखिए L का वैल्यू अगर लिखना चाहें तो देखिए μ0 N² πr² इंटू L आ चुका है μ0 N² πr² इंटू L। अब इसको ब्रैकेट में क्यों रख रहे हैं इसका पता चल जाएगा थोड़ा सा। आप एनर्जी स्टोर तो यू ई का फॉर्मूला आप लगाइए कुछ इस तरह से 1/2 L की जगह पे रखे हम पुट कर देंगे इसको μ0 N² πr² इंटू L इंटू I²। तो थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से हम एक्सपेंड करते हैं तो देखिए यू ई जो आ जाएगा 1/2, देखिए μ0 है तो μ0 N I को एक साथ कर करके इसका स्क्वायर कर देते हैं तो μ0 स्क्वायर N स्क्वायर I² यहाँ से आ जाएगा और एक μ0 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये इक्वेशन अपना बैलेंस हो जाए, देख रहे इंटू ये एरिया और ये लेंथ, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है तो इसको हम लोग वॉल्यूम V कर सकते हैं। तो देखिए ये इसको इस तरफ डिवाइड कर देते हैं UE/V, UE/V इक्वल टू 1/2 μ0। अब मैग्नेटिक फील्ड देखिए तो यही तो नहीं शायद, ये B के जगह पे मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni होता है तो ये हो जाएगा B², और इसी को हम लोग कहते हैं UB कहेंगे, इसको UB कहेंगे। एनर्जी डेंसिटी जो आ चुका है यहाँ से देखिए एनर्जी डेंसिटी, सॉरी इसको स्मॉल UB कहेंगे। तो एनर्जी डेंसिटी आ चुका है 1/2 μ0 B², ये कुछ ऐसे आ चुका है। अगर हमको टोटल एनर्जी चाहिए तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, U/E है तो इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो UB इंटू V इक्वल टू UB, टोटल एनर्जी भी आपको ऐसे निकाल सकते हैं। तो देख लिए जिस तरह से कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी होती है UE होती थी 1/2 ε0 E², ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक था। आइए मैग्नेटोस्टैटिक है, एनर्जी
डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सेम रिलेट कर सकते हैं कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड होता है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। तो इतना ही है। तो ये सब बात देख लिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।